हेलो एवरीवन, अगर ऑफिशियल चैनल ऑफ द कैट पर अभी जल्दी से वेक्टर्स को एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट तुम तराजू पे रख के अगर वजन नाप रहे हो आलू का तो डायरेक्टली हो गया। लेकिन अर्थ का वजन हम लोग डायरेक्टली नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन वैसी कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर लिए उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। वर्क, फोर्स, एनर्जी, टाइम, पावर, सब कुछ, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, सब कुछ, सब चीजें तुम्हारी आती है किसमें? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। मास एंड वेट, यही फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्केलर, वेक्टर, स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो और सिंपल एडिशन से ऐड हो जाए। समझे? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, सिंपल एडिशन से ऐड हो जाए। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और उसके लिए एडिशन का एक अलग तरीका होता है जिसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। 3 लॉ से पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। हो गया बायफर्केट। स्केलर का एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, और वेक्टर का एग्जांपल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो अब देखते हैं कि वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। उसका हेड डायरेक्शन बताता है, टेल उसका मैग्नीट्यूड बताता है। जितना लंबा टेल उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर मान लो 4 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का तुम लाइन खींचे और ऊपर लिख दियो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब, और ये ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिस्प्लेसमेंट को, विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है। नेगेटिव साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आते हैं जल्दी से। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भले ही अपोजिट हो, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग हो, लेकिन दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी उन्हें हम लोग ये कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। और अगर मैग्नीट्यूड भी अगर उनका सेम हो गया तो उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी उन्हें कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो उन्हें कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है। अब कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन के समीप, ये एक लाइन है, उसी के लाइन के हिसाब से बने। ठीक है। ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर है, एक ही लाइन के एक्सिस, एक ही लाइन के अलोंग बन रहा है इसलिए। तो ऑल एंटी पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स आल्सो। अब कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स जो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जिनके पास। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंड स्पेस। एक्सिस तो जानते हो ना तुम क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक और होता है जेड एक्सिस जो इस साइड होता है, लेकिन इस साइड हम ड्रॉ नहीं कर सकते तो ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्स वाई जेड। दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं, समझे? तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाला एक्स जेड प्लेन, और ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये वाला। ठीक है। अब अगर कोई दो वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करे तो उन्हें कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। अब आओ यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताए। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैप से। तो ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब वैसे ही 3 एक्सिस होते हैं ना हमारे पास, एक्स वाई और जेड, तो उन तीनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक एक यूनिट वेक्टर को दे दिया है। एक्स एक्सिस की तरफ है आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर का खेला। इन इन 3 स्पेशल वेक्टर्स को कहते हैं बेस वेक्टर, रेक्टेंगुलर वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये 3 नाम है इनके। ये हो गया यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे आई कैप लिखा हुआ है, एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 2,3,5, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स, वाई पे 3 और जेड मतलब बाहर की तरफ 5 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस तीनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। ये कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 9, 25। ठीक है। अब जो भी इसका आंसर है 38 आएगा शायद, तो √38। ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है?
वैसे वेक्टर्स जो पोजीशन बताए पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो हम लोग यूनिट वेक्टर की हेल्प से उसका पोजीशन बताया, इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट 2,2, इसका कोऑर्डिनेट 1,1, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो इसको हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 जे कैप, बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, जो कि होगा डायरेक्ट आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, आई कैप प्लस जे कैप बचेगा, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये होगा हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट। अब आते हैं वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन क्या कहता है? हाउ टू ऐड वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को ऐड करने के कई तरीके, 3 तरीके टोटल, ठीक है, तीनों का यूज बताएंगे और फॉर्मूला तीनों में एक ही अप्लाई होता है। क्यों होता है वो लेक्चर में जाके देखना, यहाँ पे हम उतना एग्जैक्ट डिटेल में नहीं बताएंगे, बस जान लो तीनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला लिखा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना जाना है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो अभी बैठ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो तुरंत एक बार रिवाइज कर ले वो लोग, इसलिए उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अब चलो देखते हैं एडिशन। तो उसमें क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। पहला लॉ है उसमें ट्रायंगल लॉ, कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं और ट्रायंगल के 2 साइड है, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा और रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, ये कहता है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको कहेंगे थीटा। ठीक है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ठीक है, और अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट, tan अल्फा का वैल्यू होता है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी साइन, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। ठीक है, ये होता है। अब इसी में आता है एक पैरेललोग्राम लॉ, ये हो गया सेम ऑर्डर के लिए, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में दो वेक्टर्स जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा? तो ये पैरेललोग्राम के 2 साइड फॉर्म करेंगे और इनके बीच से जो डायगोनल निकलेगा इस ऑर्डर में वही रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये साइड इससे पैरेलल होगा। अब देखो सेम ऑर्डर आ गया तो ट्रायंगल लॉ डायरेक्ट लगाओ, इसको थीटा मानना, लेकिन थीटा इस वाले साइड वाले को माननी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि 4-5 वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा और उस पॉलीगन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। हमको ये एंगल दिया हुआ है, हम इससे एक लाइन खींचे इस ऑर्डर में, हम ट्रायंगल लॉ लगा के इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, फिर हम इधर एक लाइन खींचे, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये रिवर्स ऑर्डर में, ट्रायंगल लॉ लगा लिए। फिर ये दोनों सेम ऑर्डर में, इससे इसका निकाल लिए, फिर ये दोनों सेम ऑर्डर में, आखिर में आ गया हमारे पास आर वेक्टर। ये हो गया हमारा एडिशन कंप्लीट, यही एडिशन के फॉर्मूलाज थे। अब एक और चीज, नहीं सब्सट्रैक्शन है। अब सब्सट्रैक्शन पे आते हैं सबसे पहले। देखो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते थे, आर वेक्टर आता था। अब करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर? कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकल्लुफ नहीं है? तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, बी वेक्टर इधर जा रहा होता था, ए वेक्टर ऐसे आ रहा होता था, तो इनके रिजल्टेंट ऐसे जाता था। लेकिन हम बोल रहे हैं माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कुछ इस साइड होगा ना, तो माइनस बी वेक्टर, इनके बीच अगर एंगल थीटा है तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब तुम ये नोट कर लो कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर।
ठीक है, ये नोट कर लो। अब हम इससे फॉर्मूला बना देते हैं, कुछ नहीं करना है, इसका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू आएगा, सिंपल है ना, तुम एडिशन के हिसाब से फॉर्मूला पुट कर दो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 180 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो यहाँ पे उस समय एंगल था थीटा, अब है एंगल 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए और माइनस बी के बीच में चाहिए हम लोग, है ना। अब वेक्टर बदल गया, ये माइनस भी आ गया बी के जगह, तो एंगल आ गया 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा लिख देंगे यहाँ, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, माइनस कॉस थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला आता है। अब उसी की तरह tan अल्फा, अल्फा निकालना है, अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, b sin 180 माइनस थीटा, ठीक है, बाय a प्लस बी cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। ये दो फॉर्मूलाज थे, सब्सट्रैक्शन भी हो गया सॉरी। अब एक छोटी सी बात, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। छोटी सी बात क्या है कि अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ऐसे a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं, i कैप वाले को i कैप से जोड़ दो, 5i कैप, और ये आ जाएगा प्लस 3j कैप। सब्सट्रैक्ट करना है तो आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐसे होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट रिजोल्यूशन है वो सीख लो, क्वेश्चन में काम आता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेक्टर है, बोलेगा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, है ना। तुमको बोलेगा कि ए का एक्स कंपोनेंट कितना है, अगर ये थीटा है तो तुम बोलोगे ए कॉस थीटा, ठीक है। कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस पे ए कितना दूरी तय किया है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ए साइन थीटा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, लेक्चर में पढ़ना, ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिवीजन करवा रहे हैं, हो गया। अब देखो इसका फायदा, अगर एक सेकंड हम एक क्वेश्चन से ही करवा देते हैं इसका, तुम्हें कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तुम्हें कह रहा है कि एक वेक्टर है जो 5 मीटर पहले जाता है 37 डिग्री के एंगल से एक्स एक्सिस से, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर जो है 3 मीटर एक्स एक्सिस से पैरेलल जाता है, और फिर तीसरा वेक्टर 2 मीटर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जाता है, फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है, ये बोल रहा है। एक सेकेंड, एक चीज और लिख लो, साइन 37 और कॉस 37 का वैल्यू कहाँ आएगा, साइन 37 और कॉस 37 का वैल्यू काम आएगा, जो कि हम कहीं पर लिखे तो थे, हाँ, साइन का 3/5, कॉस का 4/5। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कुछ नहीं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कंपोनेंट, यहाँ वाई कंपोनेंट लिखेंगे, और यहाँ वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसको ए मान लेते हैं, 5 मीटर वाले को ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं 3 मीटर वाले को, और सी मान लेते हैं 2 मीटर वाले को, तो ए का बारे में लिखते हैं। ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 5 साइन 37, 5 कॉस 37, 5 कॉस 37 होगा ना, क्योंकि ए कॉस थीटा होता था, तो कॉस 37 कितना है, 4/5 कटेगा, 4 बचा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 5 साइन 37, तो 5 इंटू 3/5 कटेगा, 3 हो जाएगा। b, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो x कंपोनेंट क्या होगा, cos 0, जो कि होता है 1, तो cos 0 अगर 1 होता है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और sin 0 इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर c,
ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो 2 cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 7, ये आ जाएगा 5। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखना 7i कैप प्लस 5j कैप, ये वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा, क्या करना, 49 प्लस 25 का रूट निकाल दो, रूट 74 आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। अब पॉजिटिव है कब, निगेटिव है कब, ये जान लो, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे तो सब ऐड ना हो गया, अब सब्सट्रैक्ट कब करना है, अगर राइट साइड में कोई वेक्टर जा रहा है तो समझ लो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ ऐड होगा, ये राइट में जा रहा है, ये भी राइट है, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट में जाता हुआ दिख गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के लिए बताया। वर्टिकल में क्या, अगर कोई ऊपर जा रहा है तो समझ लो कि वो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई नीचे जा रहा है तो समझ लो कि वो नेगेटिव जा रहा है। ये किसके लिए हो गया, जो पूरा एकदम स्ट्रेट पैरेलल है, या तो एक्स एक्सिस से या तो वाई एक्सिस से, यानी कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल होके राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, नहीं तो लेफ्ट साइड तो निगेटिव। वाई एक्सिस से कोई पैरेलल होके वेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, तो पॉजिटिव वाले पे ऐड करेंगे, निगेटिव वाले पे माइनस कर देंगे। मान लो इधर निगेटिव हो रहा था सी वाला, तो माइनस कर देते, ठीक है। अब अगर कोई टेढ़ा जा रहा है तो टेढ़ा जा रहा है तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर एक्स एक्सिस का भी राइट साइड है और ऊपर है ना, राइट और ऊपर दोनों है इसमें, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे क्या था, ऊपर तो जा रहा है लेकिन लेफ्ट जा रहा है साथ साथ, है ना, लेफ्ट की ओर भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ एक्स कॉम्पोनेंट निगेटिव हो जाता है और वाई कॉम्पोनेंट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नीचे जा रहा है और राइट जा रहा है तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, वाई कंपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई नीचे जा रहा है और लेफ्ट जा रहा है तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, समझे। अब ग्राफ पे समझाएंगे एक बार और, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे जो कि लास्ट टॉपिक है। देखो अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, समझ लो इसका दोनों पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, समझ लो एक्स कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव होगा एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, समझे। ये समझाना चाह रहे थे बस। अब हो गया हमारा भाई एडिशन वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, तो बोर्ड को एक बार कपड़े से साफ लिख दें ताकि चमक जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ओके, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म पे है। अब भाई पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो उसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। अगर वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ए वेक्टर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सिंपली लिख देना 2a वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू मान लो आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, यानी सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हो गया वेक्टर इंटू स्केलर। अब बारी है डॉट प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर स्केलर आए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का आंसर सी आए जो कि एक स्केलर है, तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, समझे। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, लेकिन वर्क स्केलर होता है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सिंबल क्रॉस मल्टीप्लाई ये नहीं होता है सिंबल इसका सिंबल होता है एक सिंपल सा छोटा सा डॉट, ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला कभी कभी थीटा पूछ देता है, इसलिए ए डॉट बी इज ए डॉट बी बाय ए बी। ये हो गया। अगर कोई दो वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं
तो क्या करेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, कुछ नहीं, आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, ठीक है। 2i कैप इंटू आई कैप, इसका वैल्यू होगा 2, आई कैप इंटू आई कैप 1 मान के चलना है, ठीक है, होता भी 1 ही है। तो आई कैप इंटू आई कैप अगर 1 होता है तो 2 इंटू 1 2, प्लस जे कैप इंटू जे कैप 1, 2 प्लस 1 3, वेक्टर को मल्टीप्लाई किए स्केलर आंसर आएगा, समझे, ये होता है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट खत्म। अब इसमें प्रोजेक्शन, एक नया टॉपिक, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, देखो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है उस पर, तो पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, यानी कि बी का कितना कंपोनेंट ए पे लाई करता है। तो लिख देना भाई मेरे प्यारे बच्चे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ही ना लिखते हैं प्रोजेक्शन को, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो बी कॉस थीटा लिख देना, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ है पता, तो बी इंटू ए डॉट बी बाई ए बी लिख सकते हैं इसको, ये बी कट गया। तो फाइनली प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो लिख देना ए डॉट बी बाय ए। वहीं पे अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दिया है तो क्या करेंगे, अगर दिया है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो लिख देंगे क्या, ए डॉट बी बाय बी, ठीक है, ऐसे जिस पे ऑन है वो नीचे, बाकी ए डॉट बी। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट खत्म। लास्ट टॉपिक स्केलर, तो हो गया वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बचा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वेक्टर आए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आंसर वेक्टर आया, और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि उसका सिंपल क्रॉस होता है। एग्जाम्पल टॉर्क, फोर्स इंटू रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस भी वेक्टर होता है टॉर्क के केस में। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का बढ़िया एग्जाम्पल। अब इसका फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर चाहिए तो इसका डायरेक्शन हो गया एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इनका डायरेक्शन बता रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये दो वेक्टर्स है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका क्रॉस कुछ ऐसे हुआ तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से इन पे परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर ये दोनों ऐसे तो या तो इस साइड या तो इस साइड, अगर ये ऐसे ऐसे है सीधा, या तो इस साइड या तो इस साइड, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। अब हम कैसे पता करें कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, मतलब कैसे पता करें कि इस ऊपर है कि नीचे है, दो होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो दोनों साइड हो सकता है। अगर दो वेक्टर ऐसे है तो या तो ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, तो कैसे पता करें ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये जानना है। ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा, बोलेगा ए क्रॉस बी निकाल ले, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो उंगली को ए पे रखेंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे, आया डायरेक्शन, मेरा अंगूठा जिस साइड किया पॉइंट उस साइड डायरेक्शन हो गया, तो बाहर का तरफ, ठीक है। अब पूछा बी क्रॉस है, तो उंगली को बी पे रखेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे, डायरेक्शन अंदर का तरफ आ गया, ठीक है, फिंगर कर्ल मेथड कहते हैं। ए क्रॉस बी लिखा है तो ए से भी उंगली घुमाएंगे, बी क्रॉस से लिखा है तो बी से उंगली घुमाएंगे, और जिस तरफ अंगूठा पॉइंट करेगा उसी तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन के बारे में। अब दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, मान के चलो दो सीधी रेखा है, ठीक है, इसी को डिटर्मिनेंट कहो। अभी आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। दो वेक्टर दिया है यहाँ पे, मान लो एक दिया है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया है तुम्हारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो
ए क्रॉस बी अगर पूछ रहा है, अगर ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो ए को ऊपर लिखोगे, बी को नीचे लिखोगे, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए पूछ रहा है तो बी को ऊपर लिखोगे, ए को नीचे लिखोगे, ये मैटर करेगा। क्योंकि अब देखो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक है ये। देखो इसका आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों का मॉड मैग्नीट्यूड लिख दो, 1 1 1, इधर 2 1 1, ठीक है। अब हम लोग को ए क्रॉस भी निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर वेक्टर के फॉर्म में आएगा ना, वेक्टर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में आएगा ना। तो आई कैप, सबसे पहले आई कैप लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये देखते हैं। आई कैप को ढक दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाकी दोनों को, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर वाले को राइट साइड के नीचे वाले से करना है, और इधर लिख देना है माइनस, फिर इससे ऐसे ऊपर को नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाले को लेफ्ट साइड के ऊपर वाले को राइट साइड के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है, माइनस करना है, तो आंसर अपोजिट आ जाएगा। फिर जे कैप लिखेंगे, यहाँ जे कैप पे साइन क्या है, प्लस की माइनस, माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ। अब जे कैप वाले को ढक देंगे और बाकी दोनों मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 1 2, प्लस के कैप पे साइन प्लस था इसलिए प्लस, के कैप को ढको, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 आया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 0, तो ये हट गया, माइनस जे कैप इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस के कैप इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा जे कैप माइनस के कैप। ध्यान से देखो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर स्केलर आया कि नहीं आया, आया ना, सॉरी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर वेक्टर आया है ना, वेक्टर है। आई जे कैप माइनस के कैप ये वेक्टर है, क्या कहाँ होगा, अंदर, अंदर की तरफ एक यूनिट ऊपर ऐसे। यानी अगर ग्राफ ये है, ठीक है, ये जे कैप और के कैप ऐसे है और आई कैप इस साइड है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा तुम्हारा वाला अंदर की तरफ, ठीक है, ये बताना चाह रहा था। तो ये वेक्टर हुआ ना, कैसे किए, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हो गया तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म। अब बस एक छोटा सा टॉपिक और वीडियो खत्म हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक क्या है, पहले तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है कि नहीं, नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है, और इनमें बस डायरेक्शन का ही अपोजिशन रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि ए क्रॉस बी ऐसे घुमाते हैं ऐसे आ जाता है डायरेक्शन, बी क्रॉस ऐसे घुमाते हैं ऐसे चला था, तो डायरेक्शन ही अपोजिट था ना, माइनस लगा दिए, यानी उल्टा का उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। अब फाइनल टॉपिक एरिया। अगर अगर दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं मिलके, किसी भी ऑर्डर में, सेम रिवर्स कोई भी, एक ट्रायंगल के दो साइड बना रहे हैं दो वेक्टर्स, तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वहीं पे अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और वहीं पे अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर खत्म। वैसे कोई टॉपिक कभी खत्म नहीं होता है, ये बस वेक्टर का एक छोटा सा रिवीजन था, ताकि तुम जब क्वेश्चन बनाने जाओ ना, तो तुम्हें कहीं ये ना हो कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, यार रिवाइज करना चाहिए था एक बार। तो ये वीडियो 2x पे अगर तुम देख लोगे अभी, तो अब तुम क्वेश्चन जब बनाने बैठोगे तो तुम फंसोगे कम, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे मैंने अब फोकस किया, छोटी छोटी चीज। तो चलो मिलते हैं फिर, वेक्टर जरूर लौटेगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो हमेशा यूज होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।